दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में कमेटी का गठन किया है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया। दुखी होकर जो उस कमेटी के मेंबर थे, किसान नेता थे, उन्होंने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और उसमें यह कहा गया था कि जो 3 कृषि कानून थे, ज्यादातर किसान ये मानते हैं कि वो किसानों के हित में थे। सिर्फ वो किसान जो एफसीआई को सप्लाई देते हैं और हरियाणा पंजाब के किसान हैं, जहां पे मंडियों का काम सिर्फ एफसीआई को सर्विस देना है, सिर्फ उन्हीं किसानों ने विरोध किया था। बाकी पूरे देश में आज तक कोई किसान नेता ये नहीं बता पाया कि उन कृषि कानूनों में क्या कमियां थी। आज फिर शंभू बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे हैं पंजाब की तरफ से, उनसे बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का और गठन किया है और कमेटी का गठन किया गया है न्यूट्रल लोगों के द्वारा, मतलब जिसमें न्यूट्रल लोग हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है। और उस कमेटी की जो अध्यक्षता है, उसके जो चेयरमैन है कमेटी के, वो है जस्टिस नवाब सिंह, फॉर्मर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। साथ ही साथ उसमें 5 और लोगों को रखा गया है। एक है पीएस संधू साहब, आईपीएस है, रिटायर्ड है। निश्चित रूप से वो डीजी हैं हरियाणा के, ग्राउंड रियलिटी को समझते होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझते होंगे। देवेंद्र शर्मा एक प्रोफेसर हैं जीएनसीटी अमृतसर के। उम्मीद है कि वो भी पंजाब की ग्राउंड रियलिटी को और किसान के मुद्दों को अच्छी तरह से समझते होंगे। डॉक्टर सुखपाल सिंह जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं पीएयू लुधियाना के, वो इसके मेंबर हैं। और स्पेशल इनवाइटी में प्रोफेसर बीआर कंबोज को रखा गया है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के हैं, जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब यह है कि एक प्रोफेसर पंजाब से, एक प्रोफेसर हरियाणा से, एक आईपीएस ऑफिसर जो हरियाणा के हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हरियाणा का है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज और अमृतसर के एक प्रोफेसर। और से कहा गया है कि आप अपने आप एक मेंबर सेक्रेटरी चुने और एक हफ्ते के अंदर जो भी इश्यूज आप किसानों से बात करके तय कर रहे हैं कि किन पे आगे चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों को सामने रखें। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कमेटी में क्या है, इसमें केंद्र सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एग्रीकल्चर पूर्ण रूप से, सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि ये राज्यों का विषय है। हाँ, अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई नेशनल पॉलिसी एग्रीकल्चर पे बनानी होगी तो केंद्र सरकार की जरूरत होती, लेकिन ये मुद्दा क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बीच में है, इसीलिए राज्य सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें रखा गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना होगा। इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि अब किसान नेता इस बात को शोर लगाएंगे, इस बात के लिए हंगामा करेंगे कि साहब हमारी मांग तो केंद्र सरकार से है, आपने केंद्र सरकार को बाहर क्यों रखा। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन शायद कुछ किसान नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए वो चंडीगढ़ जाके पंजाब सरकार से और मुख्यमंत्री से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। अब सवाल इस बात का है कि जो भी ग्राउंड रियलिटी है उसको समझ के अगर पॉलिसी बनती है तो निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। लेकिन जिस तरह से किसान नेता हमेशा अपनी बात को लेके अड़े रहते हैं, और इस बार भी अगर वो अड़े रहे तो रास्ता नहीं निकलेगा। एक बात जो कमेटी को ध्यान रखनी होगी कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या कोई भी रिकमेंडेशन जिसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो, वो रिकमेंडेशन देने से पहले इस कमेटी को इस बात को समझना होगा कि चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो या केंद्र सरकार हो, किसी के पास भी सरप्लस फंड नहीं है जिसके कारण वो जो डिमांड रखी जा रही है उसको वो पूरा कर सके। पंजाब सरकार की हालत खराब है, हरियाणा के पास भी सरप्लस फंड नहीं है, और केंद्र सरकार को तो पूरा देश देखना है, उनके पास पैसा नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार बजट के अंदर केंद्र सरकार ने कोई बहुत बड़ी टैक्स कटौती की घोषणाएं नहीं करी।
अब स्थिति यह है कि जब ग्राउंड रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड है, राज्य सरकारें पॉलिटिकली तो चाहती हैं कि वो किसानों का वोट लें, लेकिन सवाल अब इस बात का है कि जब आप वोट लेने की बात करते हैं तो लेकिन आपकी जेबें खाली हैं। ना पंजाब सरकार किसानों की फाइनेंशियल डिमांड पूरी कर पाएगी, ना हरियाणा, ना दिल्ली सरकार। ये हकीकत है। तो अब कमेटी क्या करेगी? किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल रखता हूं जो आजकल हो रहा है। हिंदुस्तान करीब 70% तेलों का आयात करता है। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें सोयाबीन की तो वो तेल की फसल मानी जाती है। अगर हम 70% तेलों का आयात कर रहे हैं और भारत में शॉर्टेज है, तो एक कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर किसी चीज की शॉर्टेज है तो उसके दाम बढ़ने चाहिए, उसके दाम ज्यादा होने चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सोयाबीन जो ऑफ सीजन है, क्योंकि अगली फसल आएगी अक्टूबर नवंबर में, इस समय इंडस्ट्री में हम इसको ऑफ सीजन मानते हैं, लीन पीरियड मानते हैं। जब हम लीन पीरियड के मंडियों के रेट देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मंडियों में एमएसपी से नीचे सोयाबीन बिक रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में खाद्य तेल आयात हो रहे हैं और कोई भी कंपनी किसानों से बीज लेके महंगे दामों पे अगर क्रश करेगी, उससे तेल निकालेगी, तो वो कंपनी को घाटा होगा, उसका दिवालिया निकल जाएगा। इसीलिए कंपनियां इस बात को समझ रही हैं और इसीलिए वो तेल के मामले में आयातित तेल पे निर्भर है। वही कंपनियां इस समय क्रश कर रही हैं सोयाबीन को, जिनको पशु चारे खासकर पोल्ट्री फीड के लिए सोयाबीन मील चाहिए। और बहुत सारी जो पोल्ट्री कंपनीज हैं उन्होंने अपने क्रशिंग प्लांट लगा भी लिए। तो मुख्य जो खरीदार हैं वो पोल्ट्री कंपनी है जिन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके सोयाबीन क्रशिंग का काम किया है, या वो कंपनियां जिनको अपने जो कस्टमर्स हैं, जो सोयाबीन का खल चाहते हैं, सोयाबीन की मील चाहते हैं अपने फीड प्रोडक्शन के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ वही लोग इस समय क्रश कर रहे हैं। अब स्थिति ये देखिए कि अगर अगले साल हम सोयाबीन की एमएसपी और बढ़ा देते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम बढ़ने के कोई बहुत ज्यादा आसार नहीं है, उस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल, भारत में जो प्रोडक्शन होगा सोयाबीन का या तिलहनों का, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट भारत में जो तिलहन प्रोडक्शन होगा उससे कम होंगे। उस स्थिति में कौन व्यापारी एमएसपी पे खरीदना चाहेगा? अब सवाल इस बात का है कि लीगल गारंटी का क्या मतलब है। लीगल गारंटी का मतलब यह है कि आप एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे। आज कम से कम लोग एमएसपी से 5-7-10 रुपए जो भी उनको सस्ता मिलता है वो लेके क्रश करके, किसान को अगर 40 नहीं मिल रहा तो 35 रुपए दे के भी उसकी फसल खरीद लेते हैं और उसका उत्पादन में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी हो जाएगी, उस स्थिति के अंदर जो क्रशिंग कंपनीज हैं वो क्या करेंगी? वो और कम खरीदेंगी, उतना ही खरीदेंगी जितना उनकी जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि अगर तेल के लिए सोयाबीन खरीदा गया तो तेल घाटे का सौदा है। और जहां तक बात है प्रोडक्शन की, हम अगर बात कर रहे हैं कि सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है, तो जिस तरह से मक्का में और बाकी चीजों में जब इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और जो चीज बच जाती है इथेनॉल निकलने के बाद, जिसको हम स्पेंट ग्रेन बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा काफी हो जाती है और वो सोयाबीन मील से काफी सस्ते में बिकता है। इस स्थिति में पोल्ट्री इंडस्ट्री कुछ एक स्पेसिफिक ब्रीड्स को छोड़ के बाकी सारे डीडीजीएस या अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाएंगे और सोयाबीन की डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी और अगर रेट गिरेंगे तो अगली बार सोयाबीन का प्रोडक्शन कम होगा। अगर सोयाबीन का प्रोडक्शन कम होगा तो तेलों का आयात और बढ़ेगा। इस स्थिति में आप हर साल एमएसपी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका माल नहीं बिक रहा है। यही उदाहरण इस समय आपको सनफ्लावर का देखना चाहिए।
हिंदुस्तान में एमएसपी करीब 81-82 रुपए है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिर्फ 10 रुपए अगर आप और जोड़ देते हैं एमएसपी में तो आपको सूर्यमुखी का तेल ही मिल जाता है। और हमारे यहाँ पे अगर हम क्रशिंग करते हैं तो हमारे खर्चे भी नहीं निकलेंगे, तेल बेचना तो बहुत दूर की बात है। अब मुझे ये बताइए कि अगर लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी करते हैं तो किसका फायदा होगा? व्यापारी को फर्क नहीं पड़ता, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीद लेगा। अगर घाटा होगा तो वो व्यापार डाइवर्ट कर देगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो तेल का व्यापार करे या तिलहन का व्यापार करे, वो किसी और अनाज का व्यापार कर लेगा। तो व्यापारी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सरकार के दबाव में नहीं आएंगे। रही बात कंज्यूमर्स की, अगर हिंदुस्तान में प्रोडक्शन महंगा हो रहा है, एमएसपी हर साल बढ़ रही है, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, तो कंज्यूमर ये कहेंगे कि तेलों के दाम ज्यादा हो गए हैं, हमें सस्ते में तेल चाहिए। सरकार को आयात करना होगा, नहीं तो पूरे देश में महंगाई फैलेगी, क्योंकि कोई ऐसी रसोई हिंदुस्तान में नहीं है जो तेलों का इस्तेमाल ना करे। उस स्थिति में ऑपोजिशन भी सरकार को ये कहेगा महंगाई बढ़ रही है, सरकार क्या कर रही है। और अगर सरकार तेल का आयात बढ़ाती है जिससे कि दाम कम रहे, तो स्थिति किसानों की खराब होगी। अब ये दुविधा किसान नेताओं को समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आज तक किसान नेताओं ने अपनी बात रखी है कि हम जो चाहते हैं सरकार वैसा ही करे, मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो किसान नेता अभी लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी की बात कर रहे हैं, व्यापार उन चीजों से दूर हो जाएगा। पहली बात। दूसरा, देश में महंगाई और बढ़ेगी और इसका खामियाजा किसान को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसान उगाता तो एक फसल है, लेकिन खाने के लिए 10, 15, 20 और कृषि उत्पादों का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान तिलहन उगाता है और उसको और एमएसपी चाहिए, ज्यादा एमएसपी चाहिए, या गन्ना उगाता है और उसको ज्यादा प्राइस चाहिए, आप ले लीजिए। अगर लीगल गारंटी करते हैं तो आपके लिए गेहूं भी महंगा हो जाएगा, चावल भी महंगे हो जाएंगे, दालें भी महंगे हो जाएंगी, तेल भी महंगे हो जाएंगे, और जितनी फसलें हैं एमएसपी पे वो सब महंगी हो जाएंगी, क्योंकि एमएसपी के नीचे तो कोई बेचेगा नहीं। तो हुआ क्या? किसान को एक फसल में फायदा हुआ, 10 में ज्यादा पैसे देने पड़े। ये बात सही है कि वो किसी और किसान की जेब में जाएगा, लेकिन अगर उसका माल बिकेगा तो, और अगर उसका माल नहीं बिका तो कौन खरीदेगा? इसका मतलब ये है कि फिर लीगल गारंटी का मतलब ये हुआ कि सरकार को वो खरीदना पड़ेगा, और अगर सरकार उस प्रोडक्ट्स को या कमोडिटीज को खरीद लेती है तो किसको बेचेगी? हिंदुस्तान का व्यापारी तो कहेगा साहब इस रेट पे तो हम खरीदेंगे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार सस्ता है। तो सरकार को एक तरफ एमएसपी पे खर्चा देना पड़ेगा और फिर उस एमएसपी पे खरीदा हुआ माल को सब्सिडाइज करके बेचना होगा। आज स्थिति यह है कि अगर हम भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें तो करीब 50 लाख करोड़ के आसपास का एग्रीकल्चर उत्पाद भारत में होता है। अगर मान लीजिए कि हमें इसमें 15-20% ही एमएसपी का जो गैप है वो देना पड़ा, तब भी भारत सरकार को करीब 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल बोझ उठाना पड़ेगा एमएसपी पे खरीदने के लिए, और फिर उसको दोबारा सब्सिडाइज करना है तो वापस उनको 5-10 लाख करोड़ रुपए और सब्सिडाइज करना होगा। कुल मिला के 10 से 20 लाख करोड़ रुपए का बोझ भारत सरकार पे या राज्य सरकारों पे पड़ेगा। क्या हमारे पास इतना पैसा है? और अगर नहीं है और इस पैसे के लिए अगर नोट छापने पड़े तो आप समझिए देश में महंगाई कितनी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब किसान नेता थोड़ा समझदारी का काम दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी कमेटी का गठन किया, इसमें केंद्र सरकार के लोग नहीं है, नहीं तो आप ये कहते कि साहब मोदी के कहने पे मीटिंग को डिरेल किया जा रहा है, मोदी सरकार हमारे खिलाफ है। अब मोदी का कोई आदमी इस कमेटी में नहीं है, सारे पंजाब और हरियाणा के ही लोग हैं। अब चुनौतियां 3 हो गई हैं। पहला, क्या इस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसान मानेंगे, किसान नेता मानेंगे? पहला सवाल, क्योंकि जो अभी तक रुक रहा है किसान नेता जनरली मानने को तैयार नहीं होते हैं। अगर इस बार समझदारी दिखाते हैं तो स्वागत ही होगा। दूसरा,
क्या ये कमेटी फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के लॉजिकल जस्टिफिकेशन देगी या स्वामीनाथन कमेटी की तरह ये भी पॉलिटिक्स करेंगे? किसानों में अपनी नजर इच्छा बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए जिस तरह से स्वामीनाथन कमेटी ने एक फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्या ये कमेटी भी उसी रास्ते पे जाएगी या कुछ समझदारी का परिचय देगी? ये वक्त बताएगा। और तीसरी बात, क्या राज्य सरकारें एक्चुअली जिनका काम है किसानों की मार्केट और मंडियों का संचालन करना, क्या वो एमएसपी की गारंटी इंश्योर करेंगी? और अगर माल नहीं बिका तो क्या राज्य सरकारें किसानों से खरीदेंगी या किसानों को उनकी किस्मत पे छोड़ के आंख बंद करके बैठ जाएंगी? ये है तीसरा सवाल। क्या आउटकम निकलेगा? ये तो शायद एक हफ्ते बाद पता लगेगा कि क्या क्या मुद्दे किसान नेताओं ने उठाए हैं, और फिर ये देखना पड़ेगा जब इस कमेटी की रिपोर्ट आती है तो सच्चाई क्या है। आप भी नजर रखिएगा, हम भी नजर रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।